हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे एवरीवन, और 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ही पढ़ेंगे। मध्य काल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। और सही बात है एवरीवन, जैसे मध्य काल के जितने भी शासक थे ना, और जितने भी बड़े बड़े उपमहाद्वीप के शासक थे, उसकी संस्कृतियां में बहुत सारी भिन्नताएं थी। विविधताएं अनेक तरह से थी, और उसके बावजूद वो लोग शासन करते थे, जो कि सही में बहुत कठिन कार्य है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। प्राचीर यानी बहुत पुराने से, बहुत पहले से जो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उसके बारे में बताने वाले थे भारत के प्रधान। इसके बारे में ये बता रहे हैं एवरीवन। हम लोग पढ़ते हैं मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। आई होप एवरीवन आप लोग चंगेज खान के बारे में कहानी जानते होंगे, उनके बारे में स्टोरी जानते होंगे। और वो चंगेज खान बहुत बहुत क्रूर इंसान थे, और बहुत नरसंहार बहुत ज्यादा किए हुए थे, तो संबंधित थे। तो ये स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों तो उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके उस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर। सबसे प्रथम मुगल शासक कौन था एवरीवन? बाबर, जो 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी प्रेतक गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी अपने पिता की गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। और आपका यही से होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच युद्ध हुआ था? दिल्ली के सुल्तान और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ये देखिए आप चित्र 3 है ना, यहाँ पे देखिए आपका चित्र यहाँ पे आपका दिखाया जाएगा कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलेबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के युद्ध में। एवरीवन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गोलीबारी का, तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में तोप और गोले का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया हुआ था एवरीवन। एवरीवन ये आप मैप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए दिल्ली है, दिल्ली के सामने पानीपत है, मथुरा और आगरा। आपका पानीपत का लड़ाई यहाँ पे दिल्ली के सामने हुआ था। तो चलिए आइए एवरीवन आगे पढ़ते हैं हम लोग। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। यानी आप पहले से सुने हैं कि पिता का जो पहला पुत्र होगा उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, यानी उसी को राजकाज और अपने पिता का गद्दी उसी को मिलेगा जो बड़ा होगा। उसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? यानी दो तरह का तरीका था।
और मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। तो जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें यानी जो वतन थे, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब आगे पढ़ते एवरीवन। मनसबदार और जहागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो उनके अंडर काम करते थे मुगलों के, उसको मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए 1 में पद, 2 में वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिक का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राज्य एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो जागीर के जितने भी आपकी भूमि के रूप में कुछ भी पाते थे उसे जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। ठीक है, इक्ताओं यानी पहले पैसों को, सिक्काओं को इक्ताओं कहा जाता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। और एवरीवन, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं तक पढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।